वांग लिन ने अपनी नज़रें हटा लीं। उसकी पुरानी अमर उंगली कई बार आगे की ओर इशारा करती, और हर बार जब वो इशारा करता तो असर थोड़ा कम हो जाता। उसकी तर्जनी उंगली तब तक सिकुड़ती और फिर से बनती रही जब तक कि उसने शॉकवेव में एक गैप नहीं खोल दिया। वांग लिन उस गैप से बाहर निकल गया। जैसे ही असर हुआ, लाखों किलोमीटर के अंदर सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। गड़गड़ाहट काफी देर तक चलती रही, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। अब ये दूर से आती हुई धीमी गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। वांग लिन आसमान में तैर गया और नीचे धरती को देखा, जो बर्बाद हो गई थी। धूल के झोंके ने एक तूफान बना दिया जिसने धरती को ढक लिया। उसके सफ़ेद बाल उड़ रहे थे और उसके कपड़े झड़ रहे थे, लेकिन वो बहुत शांत था। उसने वो कृपा दिखाई जो एक तीसरे कदम के मिड स्टेज स्पिरिट वॉइड कल्टिवेटर को दिखानी चाहिए। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथ में दरारों से ढका हल्का सुनहरा क्रिस्टल दिखाई दिया। इस क्रिस्टल में बूढ़े आदमी की पूरी जिंदगी की यादें थीं। हालांकि इन यादों को दिव्य ज्ञान से रोका नहीं जा सका। भले ही वांग लिन का कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा होता, फिर भी वो बूढ़े आदमी की यादें नहीं देख पाता। किसी दिव्य प्राणी की यादें सिर्फ दिव्य वंश का ही कोई देख सकता था। ये एक छिपी हुई रोग थी, और भले ही वांग लिन पुराने खानदान का था, फिर भी वो इसे नहीं देख सकता था। ये लेवल का फर्क था। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी चींटी को हाथी की याद आ जाए तो चींटी उसे समझ नहीं पाएगी। लेकिन वांग लिन अलग था। उसके पास दिव्य खून की सुनहरी बूंद थी, जो उसका अमर दिव्य शरीर था। अमर एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर भी ये बहुत पवित्र था। इस खून से वांग लिन यादों को उतनी ही आसानी से देख सकता था जितनी आसानी से कोई किताब पढ़ रहा हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे वो किसी काल्पनिक दुनिया में चला गया हो। उसने एक अजीब कॉन्टिनेंट देखा। ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, और यादों के मालिक ने भी कॉन्टिनेंट का अंत कभी नहीं देखा था। यादों का मालिक ज्यादा से ज्यादा कई इनर और आउटर रेल्म्स की दूरी तक गया था, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के 1/10,000वें हिस्से से भी कम था। इस कॉन्टिनेंट की सबसे चमकदार चीज आसमान में 9 सूरज थे। ये 9 सूरज आसमान में लटके हुए थे और उनकी रोशनी धरती पर फैली हुई थी। बूढ़े आदमी की यादों को सोखने के बाद जब वांग लिन ने 9 सूरज देखे तो उसे एक ऐसी याद मिली जिसमें एक पुरानी कहानी छिपी थी। कहानी ये थी कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर 9 सूरज 9 ग्रैंड एम्पीरियन को दिखाते थे। बूढ़े आदमी का मालिक 7 रंगों वाली मूर्ति वाला व्यक्ति भी इस लेवल तक नहीं पहुंचा था। कहानी के अनुसार 9 ही लिमिट थी। कहा जाता था कि अगर 10वां सूरज निकल आया तो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में कभी न खत्म होने वाली तबाही मच जाएगी। बूढ़ा आदमी इसी कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने एक ग्रुप में शामिल हो गया। इसे 7 डाओ ग्रुप कहा जाता था। 7 डाओ संप्रदाय के गुरु एक डाओ कपल थे। उनमें से एक 7 रंगों वाली मूर्ति वाला व्यक्ति था। उसे 7 रंग का स्वर्गीय राजा कहा जाता था। उसकी साधना रहस्यमयी थी। उसने अपना संप्रदाय बनाया था और बहुत सारे शिष्य इकट्ठा किए थे। संप्रदाय की स्थापना के बाद से हजारों सालों में संप्रदाय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में डाउ कपल ने खतरे को टाल दिया और वे धीरे धीरे उस इलाके में मशहूर हो गए। जैसे जैसे समय बीता, बूढ़ा आदमी आखिरकार 100 सोल्जर सेलेस्टियल्स में से एक बन गया, जो 7 डाउ संप्रदाय का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट था। वो सिर्फ वर्मिलियन बर्ड, एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टॉइस से नीचे था। उसका रुतबा बहुत ऊंचा था और वो कोई भी कानून और गोलियां हासिल कर सकता था। जब तक एक दिन इस बूढ़े आदमी की याद में 7 डाउ संप्रदाय के बाहर से एक तेज रोशनी आई। एक ऐसा औरा जिसने उसे भी डरा दिया जमीन पर छा गया। इस दबाव में 2 सूरज जो रात में नहीं दिखने चाहिए थे, डरे हुए बूढ़े आदमी के सामने आ गए। रात में अचानक निकले 2 सूरज कभी न खत्म होने वाली रोशनी दे रहे थे। बूढ़ा आदमी कांप उठा और उसे ये सीन बहुत याद आया। उसे कहानी और सूरज क्या दिखाता है ये याद आ गया। कभी न खत्म होने वाला डर महसूस करते हुए उसने गड़गड़ाहट और दहाड़ सुनी, जिससे उसके छेदों से खून बहने लगा। उसका दिमाग कांप गया और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने से ठीक पहले उसने महसूस किया कि सेक्ट मास्टर और उसका डाव पार्टनर उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां 2 सूरज टकराने वाले थे। कई दिनों बाद बूढ़ा आदमी जागा। उसे दुख के साथ पता चला कि उसकी साधना कुछ लेवल गिर गई थी। कुछ महीनों बाद 7 डाउ सेक्ट का मास्टर अकेला लौटा। हालांकि उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। 7 रंगों वाले स्वर्गीय राजा ने ये नहीं बताया कि उसका डाव पार्टनर कहाँ गया था। इसके बजाय वो अपने कुछ शिष्यों, कई स्वर्गीय शाही रखैलों, 100 सैनिकों और 4 सैनिकों को गुफा में ले गया। उसने गुफा को सील कर दिया और उस पर अनगिनत मुहर के निशान छोड़ दिए। उसने गुफा को सील करने के लिए कुछ ऐसे खजाने भी निकाले जिन्हें याददाश्त के मालिक ने कभी नहीं देखा था। याददाश्त टूट गई। अगर 7 रंग वाले दिव्य राजा बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें बंद दरवाजे की साधना करने के लिए मजबूर किया गया था, तो वो 7 रंग वाला दाओवादी कौन था जिसे मैंने शानदार 07 रंग वाले दायरे में देखा था? वांग लिन ने अपनी कनपटी रगड़ी और अब इन गंदी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। उसने दूर 4 औरा को देखा। सच तो ये है कि जब वो पहली बार प्राचीन दिव्य दायरे में गया था, तब उसने इन औरा को महसूस किया था। मूर्तियों को नष्ट करने के अलावा वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि चारों ने से एक जानी पहचानी औरा से मिल सके। वो कुछ बातें समझ भी गया था। वो उस व्यक्ति को ढूंढने जा रहा था जिसे वो जानता था और उससे एक डील करने जा रहा था। वो आगे बढ़ा और प्राचीन दिव्य दायरे की गहराइयों की ओर चल पड़ा। वो आगे बढ़ा और लाखों किलोमीटर चलने के बाद उसने अपनी आस्तीनें लहराईं।
नष्ट हुए इलाके के बाहर 3 प्राचीन कुलों की बची हुई मूर्तियों पर एक तूफान आया। तेज गड़गड़ाहट गूंजी और वे मूर्तियां एक एक करके गिर गईं। वांग लिन रुका नहीं और उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ता रहा। धरती पर मूर्तियां गिरती रहीं और कुछ ठीक करने वाले दिव्य प्राणी जाग गए। वे जल्दी से दिखाई दिए और पीछे हट गए। एक पल में वांग लिन के चारों ओर 7 या 8 दिव्य प्राणी दिखाई दिए। उनसे सुनहरी रोशनी निकली और उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। वे वांग लिन को घूर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई बोला नहीं। वांग लिन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये लोग पहले शायद ताकतवर रहे होंगे, लेकिन अब वे उसकी दिलचस्पी नहीं जगा पा रहे थे। जब उसने सोचा कि उनकी आत्माओं को खोजना कितना मुश्किल है, तो वांग लिन ने ये विचार छोड़ दिया और उन्हें अपने बहुत पीछे चलने दिया। हालांकि अगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करता तो वांग लिन कुछ दिव्य प्राणियों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता। असल में वांग लिन ने काफ़ी नहीं मारे थे। अगर उसके दूसरे प्लान ना होते तो इन लोगों के वांग लिन के सामने बचने का कोई चांस नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वांग लिन के सामने धीरे धीरे 4 बड़ी मूर्तियां दिखाई दीं। ये 4 मूर्तियां स्वर्ग जितनी ऊंची थीं। वे 4 स्वर्ग को भेदने वाले पहाड़ों जैसी लग रही थीं। इन चारों के पीछे 3 पुराने खानदानों की अनगिनत मूर्तियां थीं। वे जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैली हुई थीं। चारों मूर्तियों की भौहों के बीच धीरे धीरे एक भंवर घूम रहा था। वांग लिन की नज़र उन पर पड़ी और उसने अंदर 4 जालिम ऑरा महसूस किए। वांग लिन 4 ऑरा में से एक को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो ऑरा वर्मिलियन बर्ड से आया था। ये ऑरा वर्मिलियन बर्ड के पूर्वज जैसा लग रहा था। वांग लिन को भी ऐसा ही महसूस हुआ जब उसने फॉलन लैंड में पहली पीढ़ी के वर्मिलियन बर्ड को देखा। वर्मिलियन बर्ड वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। एक मूर्ति का ऑरा लगभग वैसा ही था जैसा फॉलन लैंड के पहली पीढ़ी के वर्मिलियन बर्ड का ऑरा था। ये साफ था कि उनमें से एक अवतार था। 7 रंगों वाले आसमानी राजा के सिंदूरी चिड़िया जनरल, आओ और मुझसे मिलो। वांग लिन रुका और बोलते हुए हवा में तैरने लगा। उसकी आवाज़ शांत थी और चारों तरफ फैल गई। वो वहीं खड़ा रहा और जोरदार दबाव डाला, जैसे आसमान खुद उसके पैरों के नीचे हो। जैसे ही वांग लिन के शब्द गूंजे, सब कुछ शांत हो गया। उसके पीछे आए 7 या 8 आसमानी लोग रुक गए और उसे ठंडी नज़रों से देखने लगे। कितनी घमंडी छोटी गुड़िया है, तुमने यहाँ आते समय बहुत सारे एम्ब्रियो को खत्म कर दिया और मेरे कई आसमानी लोगों को मार डाला। तुम सिंदूरी चिड़िया के वंशज हो और ऐसे काम पहले से ही बहुत बुरे माने जाते हैं। ये बूढ़ा सफ़ेद बाघ तुम्हें सिंदूरी चिड़िया की तरफ से सबक सिखाएगा। एक उदास आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी और सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी एक भंवर से बाहर निकला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके शरीर से एक पुरानी आभा निकल रही थी। एक कदम में वो मूर्ति से भंवर से निकला और वांग लिन पर टूट पड़ा। वो बहुत तेज था और इस हरकत से एक चीख निकली। ये चीख एक खतरनाक बाघ की दहाड़ जैसी थी। वांग लिन की नज़र में बूढ़े आदमी के पीछे दुनिया जितनी लंबी एक बड़ी परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक बहुत बड़ा सफ़ेद बाघ था। इस बहुत बड़े बाघ की नज़र बहुत तेज थी और उसने ऐसा दबाव डाला जिससे दुनिया दब सकती थी। बूढ़े आदमी ने मिड स्टेज आर्केन वॉइड की एक ज़बरदस्त साधना की। बूढ़े आदमी को देखते हुए वांग लिन का चेहरा शांत रहा। उसके दाहिने हाथ ने मुट्ठी बनाई और बूढ़े आदमी पर एक मुक्का मारा। जब वे टकराए तो एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और धरती कांप उठी। आखिर में सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी को कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी आंखें अब डर से भर गई थीं। वांग लिन का शरीर फड़क रहा था। वो पीछे नहीं हटा, बल्कि शांति से बूढ़े आदमी को देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती तो तुम मुझसे लड़ पाते, लेकिन अभी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग लिन की आवाज़ बहुत हल्की थी। ये हवा जितनी ठंडी नहीं थी और ना ही इसमें मारने का कोई इरादा था। वो बस शांति से सच बता रहा था।